नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आई आपदाओं को लेकर। जी हाँ, एक और जो अतिवृष्टि से आपदा आई, जिसमें टिहरी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा चार धाम में बात करें, केदारनाथ और बद्रीनाथ, वहाँ पर भी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई। इन्हीं सब मुद्दों पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रोहेला जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड में। नमस्कार। सर, क्या स्थिति है? आप चूंकि स्थलीय निरीक्षण करके भी आए हैं, आपदा को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, आपदा के संबंध में मैं रजनीश जी आपको बताना चाहूंगा कि जब आपदा तथा संकट काल शुरू हो रहा था, उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 महीने पहले सरकार की सभी अधिकारियों की एक बैठक ली थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के को सजग किया था और सभी तैयारियों को शुरू कर दिया था। उसका प्रभाव ये हुआ और लगातार बैठक लेने का प्रभाव और सरकार को एक तरह एकमुश्त प्रशासन को खड़ा करने का प्रभाव ये हुआ कि लगातार अभी आप बता रहे थे केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और टिहरी के अंदर विशेष तौर पर घनसाली में जिस तरह से आपदा आ रही है, लेकिन उसका जन सामान्य पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़े। सरकार और वहां पे मनुष्य हानि, पशु हानि जो हो रही है, उनका जो मुआवजा है, वहां पे जो भराव है, सड़कें टूट रही, उनकी व्यवस्था है, वो सब रूप से सुव्यवस्थित रूप से सही समय पर तैयार हो जाए, कम समय में तैयार हो जाए, जनहानि कम हो। इन सब चीजों को लेके ही लगातार मेरा प्रवास और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने हर जगह हर जिले में किया है। मैं समझता हूँ हर जगह कोई आपदा का इतना बड़ा गहरा प्रभाव नहीं है और जन सामान्य सामान्य है और जनजीवन सामान्य है और लोग ठीक प्रकार से अपने जीवन में रह रहे हैं। जहां जहां आपदा आ रही है और उसका मुआवजा है, प्रतिकर देना है, प्रतिकर के विषय में भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हो गए हैं। बढ़े हुए प्रतिकर के संबंध में आगे से सरकार उस विषय को लेके बढ़ाने की तत्परता से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उस विषय को रख के प्रस्तावित कर दिया है। और जो पिछले प्रतिकर जिन लोगों को मिले उनको तुरंत प्रतिकर घटना के बाद मिल रहा है। लोगों को राहत सागरी रेस्क्यू कैंप के अंतर्गत ले जाने का, लाने का, उनको रुकने का और जो आपदा के अंतर्गत मनुष्य हानि, पशु हानि है उसको तुरंत निस्तारित करने का कार्य लगातार सरकार के माध्यम से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपदाग्रस्त जो राज्य है उसमें आपदाओं के बाद आपदा का न्यूनीकरण हो, घटनाओं का प्रभाव कम पड़े, ऐसा प्रयास सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कर रही है और उसमें सरकार सफल है। अच्छा सर, जो आपदा पीड़ित हैं, उन्होंने कहा अब तक मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी बात, आप देखते हैं कि हर बार आपदा आती है, उसके बाद मीटिंगों का दौर चलता है, बैठकों का दौर चलता है, फिर अगली बार आपदा का इंतजार होता है। तो ये जो परिपाटी सी बन गई है, इसको कैसे तोड़ेगी आपकी सरकार? नहीं नहीं, ये बात सही कहा रजनीश जी आपने कि ये एक आधार है। आपदा का आधार यही है कि भाई घटना आती है तो हम उस घटना के बचाव में आगे क्या करेंगे। आप देखिए कि मैं रुद्रप्रयाग में एक गांव में गया तो वहां पे यूजीवीएनएल वालों का थर्मा अपना प्लांट लगा हुआ था बिजली उत्पादन का। उसके ऊपर गांव के लोगों ने मुझे बताया कि सब ये गांव नीचे बैठता जा रहा है। तो उसमें विषय आता है कि प्रोटेक्शन वाल उसकी बननी चाहिए थी। विषय यह है कि जहां हम आपदा को रोकने के लिए आपदा के साधन करते हैं तो आपदा का अर्थ ही होता है कि वहां तो आपदा रुकेगी लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपदा आ जाएगी। इसलिए आपदा के निरंतर क्रम में जहां आपदा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, जहां आपदा आ गई उसको निस्तारित करने का कार्यक्रम करना चाहिए। और हम जब आपदाएं ना आए, उसलिए आपने जो प्रश्न किया है उसके संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से जो भी नई बिल्डिंग भवन में स्थानांतरित हुआ है आपदा भवन के अंतर्गत पूरा कार्यालय, उसके अंदर सरकार ने ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है कि जो कुछ चिन्हों को चिन्हित किया गया है कि पहाड़ कहाँ दरकते हैं, कहाँ पे सड़कें ज्यादा टूट सकती हैं, कहाँ पे ज्यादा आपदा आ सकती है, कहाँ बादल जा फटते हैं, उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करके अब वो पूरी व्यवस्था राज्य सरकार ने स्थापित कर दी है। और उसी के हिसाब से प्रतिदिन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला प्रशासन को मैसेज देता है, संदेश देता है कि भाई यहाँ पे बादल फट सकता है, यहाँ पे पानी की अतिवृष्टि हो सकती है, यहाँ वर्षा ज्यादा मात्रा में हो सकती है और यहाँ पे कोई नया घटनाक्रम बन सकता है। उन चीजों से आप सावधान रहिए। और पानी का भराव कितना हो सकता है, नदी का भराव कितना हो सकता है, नदी कितनी पानी से खतरे से ऊपर चल सकती है, ये सब सुव्यवस्थित व्यवस्था 28 कॉलम के अंदर जाती है। मैं समझता हूँ नीचे जिला प्रशासन उन्हीं सूचनाओं के आधार पर तत्पर होकर कार्रवाई कर रहा है और उससे ये सूचना भरा बचाव होता है कि जैसे कुछ जगहों पर जिलाधिकारी जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को पहले हटाया गया घनसाली के अंदर और बाद में वहां घटना हुई है, तो उससे ऐसा लगा कि जिला प्रशासन को तथ्य मिले और घटना से लोगों को बचाया, मनुष्य हानि कम हुई। तो मैं समझता हूं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम यदि आपदा के प्रति आज जब राज्य सरकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से अपने आप को तत्पर करके कार्रवाई कर रही है, वही एक विषय है कि इसमें हम निरंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करते रहें और आपदाओं का निराकरण करते रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से याद आया रोहिला जी, बात होती है कि भार क्षमता की, कि जब जो जैसे मान लीजिए जोशीमठ है या हमारे अन्य जो
सेस्मिक जोन्स हैं, उसको संवेदनशील इलाकों को, बात होती है कि भार क्षमता निर्धारण होगा, जिसको लेकर कई बार राज्य सरकार ने कहा, लेकिन एग्जीक्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कुछ हो रहा है आपदा प्रबंधन को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं बार बार, और कहा भी है, और इस दिशा में क्रियान्वयन भी हुआ है कि भू वैज्ञानिकों की टीम बनाई, IIT रुड़की के माध्यम से इस दिशा में कार्य आगे बढ़ा है। और मुख्यमंत्री द्वारा एक इस दिशा में नया कार्य किया है कि नए शहरों की घोषणा, ताकि जो पुराने शहर है उन पे भार बहुत बढ़ता जा रहा है, वो लोडिंग हो रहे हैं। मसूरी देखिए आप, इस तरह सभी क्षेत्रों में पुराने शहरों के अंदर काफी भार क्षमता बढ़ रही है, तो नए शहर बनाए जाएं। तो नए शहर की प्लानिंग बनाने के लिए, उनकी घोषणा करने के लिए, कहाँ कौन शहर कहाँ सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इस दिशा में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है, उस घोषणा का रूप सरकार के शासन द्वारा स्तर से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और कुछ निरूपण रूप में कार्य आगे बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ बहुत ही कुछ दिनों बाद ही इसमें एक अच्छा कार्य जो है सरकार शासन के माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है। और निश्चित रूप से ये आपने जो प्रश्न किया है, ये एक भविष्य को लेकर चिंता का विषय है, और सरकार इसमें, मुख्यमंत्री जी इसमें सजग है और कार्य आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपने भी महसूस किया कि नहीं, जो डेटा कहता है कि आपदाएं जो आ रही हैं उसमें संख्या उसकी बढ़ रही लगातार, क्या इसकी वजह है सर? नहीं, आपदा का एक तो मूल कारण होता है मानसून, और मानसून का जब प्रतिशत उत्तराखंड की तरफ बढ़ता है या पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा होगा पिछली बार भी आपदा उत्तराखंड में थी, और उससे पहले आपने देखा होगा हिमाचल में बहुत हुआ है आपदा का प्रकोप। तो ये मानसून के प्रभाव पे ही आपदा का प्रभाव आगे बढ़ जाता है। और चूंकि पहाड़ पे जब पानी आता है, तो पानी जब नीचे निकल के जाता है, और इसी के बीच जो है बादल फटने की घटना हो जाती है, और बादल फटने से जो घटना बनती है, और अनेकों चीजें खराब हो जाती हैं, और फिर वो पानी जब नीचे मैदान में उतरता है तो वहां विनाशकारी बन जाता है। तो ये विकास को लेकर बात हो रही है, तो जो कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, उसके जो मकान है आसपास वो क्षतिग्रस्त हुए, उसमें दरारें आई, तो ये विकास और जो विनाश हो रहा है लोगों का, पहाड़ के लोगों का, इसमें कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, और चर्चा आगे बढ़ भी रही है। भू वैज्ञानिक भी इस संबंध में अपनी बातें बता रहे हैं, विकास करने वाले लोग जो इस शोध वैज्ञानिक हैं वो भी अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन देखिए, विकास ऐसा हो कि उसमें पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, और यही उत्तराखंड की सरकार, इस समय माननीय पुष्कर धामी जी का ध्येय है कि पर्यावरण, सुरक्षा और विकास तीनों हम मिलकर करें, ये इसी, ताकि तीनों चीजें संतुलित रहकर विकसित रूप से राज्य आगे और बढ़े। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको कब तक आस, मतलब हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपके हवाले से कब तक उनके मुआवजा और सबका मामला जो है ये सॉल्व आउट हो जाएगा? देखिए, ये तो जो आपदा मुआवजे की धनराशि का विषय है, ये एक चैनलाइज विषय है। नीचे उसका एस्टिमेट बनेगा, उसका एस्टिमेट बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, तो उसमें प्रक्रिया चालू हो जाती है जब कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है, और फिर वो मुआवजे के लिए अप्रूवल आता है और फिर चला जाता है। लेकिन अब तक के जितने भी मुआवजे आए हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुए हैं, और इस निर्देशों के अनुपालन में मुआवजा कम से कम 15 घंटे बाद देते रहे। जहाँ भी जिला प्रशासन द्वारा इधर घटना हो रही उधर मुआवजा दे रहा, लेकिन नई दरों पे जो आगे से मुआवजे बनेंगे उस पर तीव्रता से काम चल रहा है, और उसी पे आगे बढ़ेगी घटना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनय रोहिला जी, जो बता रहे थे कि जो आपदा है उसको लेकर जो इन्होंने अपना व्यवहारिक आकलन बताया, इन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, उसको लेकर इन्होंने तफसील से जानकारी दी कि वस्तु स्थिति क्या है। इसके अलावा जो आपदा पीड़ित हैं उनके लिए राहत की बात है कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिलाने को लेकर भी राज्य सरकार लगातार प्रशासन के साथ तालमेल बिठा रही है, और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उनको बढ़ी हुई दरों का भी मुआवजा मिले। कैमरा पंकज तलवार के साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।